नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है शिक्षा विद खेती। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम यूपी टेट के गणित विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। यूपी टेट 2011 का आज प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे हम लोग, जो कि शिफ्ट 1 में पूछा गया था। देखेंगे आज पूरा डिटेल से कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया था और उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यूपी टेट के अदर सब्जेक्ट के आपको पेपर सॉल्विंग देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक मिल जाएंगे, आपको उन सब्जेक्ट को वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप इस मैथ का पूरा जो है पेपर सॉल्यूशन PDF के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, वहाँ पर इस PDF को डाल दिया जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं मैथ के यूपी टेट 2011 के इस प्रश्न पत्र को। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया था, 4 अंकों वाली महत्तम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो याद रखिएगा, महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या और न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप जानते होंगे क्या होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाती है 9999। न्यूनतम संख्या की बात करें तो 1000 हो जाएगी न्यूनतम संख्या। और बात कर रहे हैं योगफल की तो इनको ऐड कर देना है। सिंपली आपको ऐड करके लिख देना है किस तरीके से आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, तो ये 10,999 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, शुरू में तापक्रम 18 डिग्री बढ़ता है, फिर 23 डिग्री घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक तापक्रम आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो 27 डिग्री सेल्सियस को आप नोट कर लीजिए सबसे पहले। फिर आपको बोला जा रहा है तापक्रम अब बढ़ रहा है, तो शुरू में तापक्रम बढ़ रहा है तो इसका मतलब बढ़ने का मतलब होता है प्लस का साइन लगा करके कितना बढ़ रहा है, 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। और फिर 23 डिग्री जो है सेल्सियस डाउन हो रहा है, मतलब घट रहा है, तो 23 डिग्री माइनस हो जाएगा इसमें से। अब इसको पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है। 27 में 18 को अगर जोड़ते हैं तो 45 डिग्री होता है, और इसमें से 23 डिग्री को अगर माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 22 डिग्री सेल्सियस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा 22 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मान निकालिए। तो ये पूरी वैल्यू दी गई है। आपको पता होगा कि बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा है, तो उस बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है, तो इन सभी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बीच में देख रहे हो आप ब्रैकेट के अंदर जो है माइनस का साइन भी लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप माइनस को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 बार माइनस आ रहा है। मैं आपको बता दूं रूल कि आंसर में कैसे पता करोगे कि माइनस का साइन आएगा कि प्लस का साइन आएगा। तो याद रखिएगा, जब इवन आप जानते हो इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8। जब जो माइनस का साइन है 2 4 6 8 इस तरीके से होता है, तो आपका आंसर जो होता है वो प्लस का नंबर आता है। और अगर जो माइनस का साइन है वो अगर इवन की जगह ऑड में आता है, जैसे 3 बार आया है, 5 बार आया है, 7 बार आया है, 9 बार आया है, अगर इस तरीके से आया है ना, तो वो आंसर जो होगा वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर जो है इवन नहीं है, ऑड में दिया गया है, 5 ऑड होता है, तो याद रखिएगा माइनस का साइन हमको लगाना पड़ेगा। ये आंसर में माइनस का साइन लगेगा। अब दोनों सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 3 6, 6 चक्कू 24, 24 लिख लीजिए, गोड़े लगा दीजिए, 5 चक्का 30। 30 का 24 से इंटू करना है, तो एक 0 लगा है तो 0 पीछे लगा दीजिए। 3 चक्कू 12 का 2 लिख लीजिए, 1 लगा लीजिए, हासिल। 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 720। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 किग्रा 350 ग्राम से 3 किग्रा 178 ग्राम को घटाते हैं तो क्या बचेगा। तो ये नॉर्मली सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि केजी को सबसे पहले लिखिएगा किलोग्राम और एक साइड में लिखिएगा ग्राम। इस तरीके से जितने केजी सबसे पहले ज़्यादा वाली वैल्यू को केजी के नीचे लिख लेना है, और इस साइड में उसमें ग्राम कितने दिए गए हैं वो ग्राम लिख लेने हैं। अब क्या करना है, इसमें से माइनस करना है 3 केजी 178 ग्राम को कर लीजिए माइनस। सिंपली इसको माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे हासिल लेगा तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे एक हासिल दे चुका है तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पर 2 रह जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। इस तरीके से 5 केजी 172 ग्राम हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, जो व्यास होता है वो रेडियस का या त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं d = 2r। लेकिन अगर हम ध्यान दें कि जो व्यास है वो हमको दिया गया है तो हम लिखेंगे r = d/2। हम इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, तब वहाँ पर हमें ये d/2 लिखना पड़ेगा r की जगह पर, क्योंकि हमारा परिधि का फॉर्मूला जो होता है वो 2πr होता है। वहाँ पर r की वैल्यू रखी जाएगी d/2 और d की वैल्यू है 3.5 और इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। 2 गुणे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पाई की वैल्यू 22/7 ही रखिएगा। एक वैल्यू होती है 3.14, वो वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करनी है। r की वैल्यू मैंने जो बताई आपको d/2 करके लिखना है, तो मतलब 3.5/2 लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 3.5 0.5 टाइम पे कटेगा और इनका आपस में इंटू करने पर आंसर हो जाएगा 11। 11 जो है वो सेंटीमीटर में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है संक्रिया। इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। तो अभी मैंने बताया था बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में बी सबसे पहले आता है, फिर ओ आता है, एम आता है, ए आता है और फिर एस आता है। बोर्ड मास का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ ऑफ के लिए आता है, एम जो है वो आपका मल्टीप्लाई के लिए आता है, यहाँ पर डी जो मिसिंग है उसको याद रखिएगा, ये डिवाइड के लिए आता है, ये मल्टीप्लाई के लिए आता है, ये एडिशन के लिए आता है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए आता है। तो इस तरीके से बोर्ड मास बनता है। और बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो इनको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 16। ध्यान दीजिएगा 16 हो जाएगा, फिर है डिवाइड का साइन और फिर लिखा है 4 × 5। तो ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं, ब्रैकेट को हम रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा 4, गुणे हो जाएगा 5। तो आप ध्यान रखिएगा 4 × 5 कितना होता है, 20 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास क्या होगा। भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एलसीएम लेकर के करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो याद रखिएगा 3.8 को हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.37। दूसरी वैल्यू है 5/6, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8। इस तरीके से 2/3 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.66 और लास्ट वैल्यू जो है उसको डिवाइड करेंगे 5/9 को तो 0.55 हो जाएगा। अब पूछा गया था आरोही क्रम। याद रखिएगा आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा क्रम। तो सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा है पहला वाला, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आएगा और तीसरे पर ये आएगा और चौथे पर ये आ जाएगा। इस तरीके से पहला नंबर तो 3/8 ही रहेगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा और ये नंबर आएगा 5/9। 5/9 दूसरे नंबर पे इसमें आ रहा है सी वाले में, और तीसरे नंबर पे 0.66 आएगा। इसका मतलब है 2/3 जो है वो तीसरे नंबर पे आना चाहिए और लास्ट में 5/6 आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा
राइट आंसर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको भी देख लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उसमें से 14 मार्बल जो है उसने खो दिए हैं। अभी भी उसके पास 6 मार्बल रह गए हैं। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे? तो प्रारंभ में या आरंभ में कितने मार्बल थे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, मार्टिन के पास मैंने अभी मान ली है कि x मार्बल थे, जिसमें से उसने 14 मार्बल खो दिए। अभी भी उसके पास कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। तो इस तरीके से एक इक्वेशन तैयार होगी। अब इस इक्वेशन में -14 जो है वो पक्षांतर हो जाएगा उस साइड में, मतलब ब्रैकेट के जो इक्वल है, इक्वल के उस साइड में भेजा जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, आपको पता भी होगा। तो 6 में 14 को ऐड कर दिया जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा 20। मार्बल उसके पास कितने थे आरंभ में? तो उसके पास ऑप्शन नंबर बी 20 मार्बल उसके पास प्रारंभ में थे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरल कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सरल करना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये 7/9 लिखा है, याद रखिएगा ये 7/9 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे जब, तो हम इसको तो ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे बाहर वाला, क्योंकि हमें बोर्ड मास के रूल के हिसाब से चलना है। तो हम ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो बटा 7/9 लिखा है, 7/10 गुणे, इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 हो जाएगा। 5 से 10 चला जाएगा 2 बार में, ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये हो जाएगा 7/8। तो जब ये 7/8 बचा है, इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 1/3 प्लस 7/9। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है और फिर ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाती है। तो इस तरीके से 8 नीचे आ जाएगा, 7 जो है 8 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस का साइन लगा करके 8/9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आपका एलसीएम आएगा। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 बार में, और ऊपर लिखा है 1 तो 3 एकम 3, 9 से 9 पूरा एक बार में जा रहा है तो 8 रहेगा। तो ये हो जाएगा 11, 11/9। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 सही 2/9 बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा देख के बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर 1 नहीं यहाँ पर 2 कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारे सामने है। 10वां प्रश्न क्या पूछा गया था? लिखा है 2.6 गुणे 0.91 में इन मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा? तो ये बहुत इजी सा प्रश्न है। इसको सिंपली इस तरीके से नोट करेंगे और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 निम 54 हो जाएगा। अभी कोई पॉइंट लगाइएगा नहीं, बाद में पॉइंट का यूज़ करेंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। 6 6 8 और 5 13 का 3, यहाँ पर 2। अब देखिए पॉइंट 1 डिजिट इसमें है, 2 डिजिट इसमें है, तो कुल मिला करके डिजिट कितनी हो रही हैं? 3 डिजिट हो रही हैं। तो पीछे से 3 डिजिट को काउंट करने के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो 2.366 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही सटीक आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ग 64 माइनस घन 64 का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा 64 जो है वो वर्ग है, किसका है? वर्ग 8 का है। और ये 64 जो है वो घन किसका है? तो ये 4 का है। बीच में माइनस का साइन लगा है तो इन दोनों को कर लीजिए माइनस, तो आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कीजिएगा, जिससे ये PDF आपको प्राप्त हो सके। 12वां प्रश्न हमारे सामने है। पूछा गया 0.008 का घनमूल क्या होगा? तो याद रखिए घन में 3 का जोड़ा बनता है, तो जब 3 का जोड़ा बनाएंगे तो माइनस का साइन तो आपका आंसर में आएगा ही। 8 आप जानते हो 8 किसका घन होता है? तो ये 8 होता है, घनमूल जो है 2 का है। तो ध्यान दीजिएगा 3 का जब जोड़ा बनाएंगे तो ये जब एक जोड़ा बनेगा तो ये हो जाएगा 0.2। 0.2 जो है
वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सटीक आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, 496 में योग किया जा रहा है 318 का, और उसका निकटतम सैकड़े का मान क्या होगा? तो सबसे पहले इन दोनों को आप सिंपली लिख लीजिए और इनको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए इन दोनों नंबर को। जोड़ने पर क्या संख्या आ रही है वो सबसे पहले लिख लीजिए। 8 से 14 का 4 हो जाएगा, एक कैरी लगेगा, 11 हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो ये 814 हो रहा है। और ये 814 सैकड़े के निकटतम मान क्या किसके पास में दिख रहा है आपको? मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 800 और इस साइड में लिख रहा हूँ 900, तो आप बताइए ज़रा 814 जो है वो 800 के पास में होगा या 900 के पास में होगा? आप बोलेंगे 814 जो है वो 800 के ज़्यादा पास में है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 800 सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है 14वां, 4 - 1/7 इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसको कुछ करना नहीं है, 4 के बटे में 1 लिख लो। जिस नंबर के अपॉन में कुछ भी नहीं होता है तो उसके अपॉन में 1 लिख लिया जाता है, माइनस लगा करके 1/7 हो जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 का क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो जब 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार में जाएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। ऊपर 4 लिखा इसलिए माइनस हो जाएगा 1, तो ये बचेगा 27/7। जब हम इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 तियाँ 21, 3 सही 6/7। आप ऑप्शन देख सकते हो, ये किस में दिख रहा है आपको? ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां प्रश्न हमारे सामने है, 2 सही 1/4 प्लस 3/4 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईजी प्रश्न है, इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अभी मैंने बताया भी था इसको सॉल्व करने का तरीका। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और एक 9 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 9/4 और प्लस 3/4। ध्यान दीजिएगा, जब समान होते हैं तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी हर होता है वही नीचे नोट कर दिया जाता है, और ऊपर वाले नंबर अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस के साइन लगा करके ऐड कर दिया जाता है, माइनस हो रहे हो तो माइनस लगा करके सॉल्व कर लिया जाता है। तो यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इनको हम ऐड कर लेंगे, तो 9 3 12, 12/4, 4 से 12 3 बार में जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, सटीक आंसर हमारा डी होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है 16वां। ध्यान दीजिएगा 16वें क्वेश्चन पर, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है तथा आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, आपको लंबाई दी गई है, आपको चौड़ाई दी गई है, आपको गहराई मतलब हाइट भी दी गई है, और टंकी का आयतन पूछा जा रहा है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो इस तरीके से, और बोला जा रहा है आधा टंकी में भरा हुआ जल है, तो आयतन भी आधा कर दिया जाएगा। लंबाई कितनी है? 6 है, चौड़ाई है 2.4 और ऊंचाई है 1, इसके बटे में 2 कर दो, इससे इसको डिवाइड कर दो, 1.2 हो जाएगा, और 12 × 72 होता है, इसलिए 7.2 मीटर क्यूब इसलिए क्योंकि यहाँ पर आयतन निकालना है। जब भी आयतन की बात होती है तो घन लगता है उसके ऊपर, तो 7.2 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, सटीक आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न हमारे सामने है, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, 2 समांतर रेखाएं, समांतर का मतलब होता है एक सीधी रेखा में चल रही हैं और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? बराबर होती है। रेल की पटरी को आप देख सकते हो, रेल की पटरी में क्या होता है? दूरियां जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो समांतर रेखाएं, इन्हीं को कहा जाता है, इनको इंग्लिश में पैरेलल लाइंस कहा जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बराबर रहती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 18वां, 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा, 270 डिग्री माप का एक कोण, इनमें से किसका एक उदाहरण होगा? तो क्या न्यून कोण का होगा? तो न्यून कोण को ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 90 डिग्री तक जाता है। ठीक है, समकोण की बात करें तो ये 90 डिग्री का रहता है। अधिक कोण की बात करें तो ये 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जाता है।
इनके बीच में रहता है, और प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में रहता है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि 270 जो है वो किसके बीच में आएगा। तो यहाँ पर 180 और 360 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती कोण के अंदर इसको रखा जाएगा, ये प्रतिवर्ती कोण का एक एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न हमारे सामने 19वां, 108 और 114 का लासा क्या होगा। देखिए कितना इजी प्रश्न पूछ लिया गया था। 2011 का पेपर बहुत इजी था, लेकिन क्वेश्चन कुछ थोड़े से लेंदी भी थे, तो उन क्वेश्चंस को आप लगा करके ट्राई कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 2 से जब हम इसको लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 72। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 27 बार में जाएगा और ये 36 बार में जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27, ये 18 बार में जाएगा। फिर 2 से करेंगे 27 और ये 9 बार में जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो ये 9 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 बार में, 1 बार में। फिर 3 से करेंगे तो आप ये 1.1 हो जाएगा। तो ये सारे आपके क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो 48 अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है आगे तो इस तरीके से लिख लो। और 3 तिरका 9 हो जाएगा, तो 9 से 48 का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। 9 टे 72 का 2 हो जाएगा, 7 हमारा जो है कैरी लग जाएगा। 9 चक्कू 36, 36 और 7 हो जाएगा 43। तो इस तरीके से हमारा आंसर 432, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 20वां, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। त्रिभुज किस तरीके का होगा ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ये जो भी है ये पाइथागोरस आपने पढ़ी होगी, पाइथागोरस ट्रिपलेट के एग्जाम्पल है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, ध्यान दीजिए। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 बराबर 169 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर पा रहे हैं। और पाइथागोरस थ्योरम में जब ट्राइंगल बनाया जाता है तो आप ध्यान दीजिए इस तरीके से ट्राइंगल बनता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है इस पर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज का ये एक प्रकार है। और समकोण मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि 90 डिग्री का होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न हमारे सामने है, 9 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे। ध्यान दीजिए एक ट्राई साइकिल की बात की जा रही है। तो एक ट्राई साइकिल, ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है। तो 9 में पूछा जा रहा है, तो 9 गुणे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27। तो कितने पहिए हो जाएंगे, कुल मिलाकर के 27 पहिए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक अवश्य से कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन अच्छा होता है। और इसी तरीके का कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करते रहते हैं इसी चैनल के माध्यम से। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 10 सही 1/2 मीटर रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काट दिया जाता है तो शेष रस्सी की लंबाई कितनी बचती है। तो ये एक जर्नल क्वेश्चन है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्या किया जा रहा है, इसमें से इसको क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा और कुछ भी नहीं है। इसको सबसे पहले हम, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो जब चेंज करेंगे तो 10 दूनी 20 और 20 और 1 21, 21 बटे हो जाएगा 2। इसमें से माइनस करेंगे 8 चक्कू 32, 32 और 5 37 हो जाएगा, 37 बटे हो जाएगा 8। इसका एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम आएगा। 2 से 8 4 बार में जाएगा तो 4 का 21 से इंटू होगा तो 84 हो जाएगा। 84 माइनस 37 हो जाएगा। माइनस करने पर क्या बचेगा, देखिए 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर एक कैरी कम हो गई तो 7 में से 3 गया तो 4 बटे हो जाएगा 8। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो है वो आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा 8 का 5 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 40 आता है। तो 5 सही 7/8 हमारा आंसर हो जाएगा मीटर में। ऑप्शन नंबर हमारा
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को एक बार लगा करके देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बोला गया है 37.188 और यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, ये गलती से डिवाइड के साइन की जगह प्लस का साइन लगा दिया है। 3.6 लिखा हुआ है, तो इससे भाग देंगे तो क्या आंसर हमारा शेष बचना चाहिए। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 37.188 और इसके अपॉन में लिखेंगे 3.6। हम इसको 9 से काटेंगे तो ये 9 चक्कू 36, 0.4 बार में जाएगा। 9 से जब इसको काटेंगे तो 9 चक्कू 36, 1 बच जाएगा, 11 हो जाएगा, 9 एकम 9, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा, 9 तियाँ 27 हो जाएगा, बचेगा 1, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो 1.1 आगे चला जाएगा तो 41.32 हो जाएगा और बटे में होगा 4। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4.40 हो जाएगा, 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 4 तियों 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 तियों 12 हो जाएगा। 10.33 ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली संख्याएं पूछी जा रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में पूछी जा रही हैं तो इनको तो इंक्लूड नहीं करना है। आप क्या करेंगे, इसमें से एक डिजिट कम करेंगे। तो जब एक डिजिट कम करेंगे, ये तो 3 डिजिट की संख्या, इससे तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि 4 डिजिट की पूछी जा रही है। तो इसको जब एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2999। तो जब 2999 लिखेंगे तो उसमें से हम 999 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी संख्याएं 4 डिजिट की होंगी। तो देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा ये सारी, यहाँ पर बचेगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000। कुल मिलाकर के 2000 संख्याएं हैं जो 999 और 3000 के बीच में आती हैं, जो कि 4 डिजिट की हैं, 4 अंकों की हैं। यहाँ पर अंगों नहीं, अंकों होगा, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 25वां प्रश्न, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। तो 9361 को विभाजित करने वाली संख्या यहाँ पर कौन सी होगी, तो आप ऑप्शन से ले लीजिए। तो पहला ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं, चौथे ऑप्शन को हम लेते हैं। तो 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 अट्ठे 88 हो जाता है, माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 56 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 1 बचेगा और एक और है तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 से 11 पूरा पूर्णतः कट जाएगा। तो आंसर हमारा पूरा कट रहा है। इसका मतलब क्या बोला था, पूरी तरीके से विभाजित कौन सी संख्या कर पा रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे सामने। 1 सही 1/2 में कितने आधे होंगे। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो 1 + 1/2। ध्यान दीजिएगा, आपको जब नंबर मिलते हैं तो 1 को अगर हम आधा कर देते हैं तो कितने आधे इसमें बनेंगे। तो 1 तो ये 1/2 बनेगा और 1 1/2 ये बनेगा। तो हम अगर 1 को इस तरीके से लिखना चाहें तो 1/2 लिखेंगे, प्लस 1/2 लिखेंगे और प्लस ये वाला 1/2 था अलग से, ये अलग अलग लिख लिया जाएगा। तो कुल कितने आधे हैं, तो एक ये, तो कुल मिलाकर के 3 आधे हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहद ही आसान प्रश्न था, आप इसको कर लिए होंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इस तरीके की कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, मतलब इस तरीके की संक्रिया को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बोर्ड मास का रूल, आप ध्यान रखिएगा। तो बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड का साइन है नहीं, तो मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, बाकी सारी वैल्यू को हम एज इट इज़ नोट करेंगे। तो 44 - 6 प्लस का साइन लगा करके 43 का 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 86 - 87। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 प्लस की संख्याएं हैं 44 और 86, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130। माइनस वाली दोनों संख्याएं आपस में ऐड हो जाती हैं, लेकिन साइन माइनस का ही लगता है, तो ये हो जाएगा 93। 93 130 में से माइनस होगा तो आपका आंसर बचेगा 37। 37 ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा
राइट आंसर, सटीक आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है 28वां प्रश्न। 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या होगी? परिसीमा की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। भुजा एक 8.2 सेंटीमीटर की दी गई है, तो इसकी परिसीमा पूछी जा रही है। तो परिसीमा का फॉर्मूला होता है 4a मतलब 4a, और a की वैल्यू आपको दी गई है, मतलब एक, जैसे इस तरीके से हम फिगर बनाते हैं, तो एक साइड आपको दी गई है 8.2 सेंटीमीटर की, तो ये 8.2 का 4 से इंटू हो जाएगा। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो 8.2 जब इंटू करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, पीछे दशमलव लगा देंगे और 8 चक्कू 32 हो जाएगा, तो 32 आगे आ जाएगा, पीछे 8 आएगा और पीछे लग जाएगा सेंटीमीटर। यूनिट लगाना बिल्कुल ना भूलें। ऑप्शन नंबर हमारा सही सी ऑप्शन हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 29वां। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई है। टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया है? कुल कितने प्रतिशत पेट्रोल बचा है ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, 20 लीटर पेट्रोल सबसे पहले था, उसमें से 3 लीटर पेट्रोल कम हो चुका है, तो अब कुल मिलाकर के 17 लीटर पेट्रोल बचा है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहे कि कितना लीटर पेट्रोल बचा है, हमसे पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत पेट्रोल बचा है। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने कितना पेट्रोल बचा है? 17 लीटर पेट्रोल बचा है। अब हम इसको परसेंट में चेंज करेंगे, तो 17 लीटर पेट्रोल बचा है, कितने में से बचा है? 20 लीटर में से। और जब हम किसी का परसेंट निकालते हैं तो गुणे में लिखते हैं 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, और 17 पना होता है 85। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 85% जो है पेट्रोल अभी भी उसमें टिन के बर्तन में बचा हुआ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अंतिम प्रश्न हमारे सामने है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, तो 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में एक पेंसिल का मूल्य निकाल लिया जाए। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा? एक पेंसिल का मूल्य 20 के बटे में 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, एक पेंसिल का मूल्य 20 बटे 3 हो जाएगा। और ऐसी ही कितनी 6 दर्जन पेंसिल की वैल्यू पूछी जा रही है, तो मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ। 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 6 दर्जन में कुल मिलाकर के 72 पेंसिल हो जाएंगी। अब ये 72 पेंसिल का मूल्य पूछा जा रहा है, एक पेंसिल का मूल्य आपको पता है, तो 72 से इसका क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 बटे 3 करेंगे, इंटू कर देंगे 72, 3 दूनी 6 होता है, 1 बचेगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा। 24 का 20 से इंटू करेंगे तो 24 दूनी 48 होता है, और एक ज़ीरो लगाएंगे तो 480 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 480 रुपये की 6 दर्जन पेंसिल हो जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। ऐसी ही वीडियो को देखते रहें हमारे चैनल के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक करें और वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।